और इन्जॉय कर रहे होंगे जो भी हम लोग सोल्यूशन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब आपके स्क्रीन के पे सामने दिख रहा है 2012 मैथ्स का, यानी 2012 मैथ्स का सोल्यूशन आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है, ये एक ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, सी डी का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और डी ए का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं किसका, AC, एक AC को मिला देते हैं। तो AC को जब आप मिलाओगे यहाँ से लेकर के ये ऐसे AC को हमने मिला दिया, तो AC का जो वैल्यू आपका आएगा वो कैसे निकल के आएगा। अगर ये 10 है और ये 10 है तो फिर हमारा ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, AC का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, एक्चुअली 16 दिया हुआ है, ये AC कितना दिया हुआ, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने क्या कर लिया कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC का। वो कैसे निकलेगा, 3 साइड आपका दिया हुआ है। तो पहले हम लोग पैरीमीटर इसका S का वैल्यू निकाल लेते हैं। S क्या होता है, 20 + 12 + 16 / 2। तो ये आपका हो जाएगा 18, 28, 38, 48, 48/2 यानी 24 हो जाएगा। तो एरिया जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आता है, डेल्टा = √S × S - A, S - B और S - C, ये आपका वैल्यू आता है। तो अगर मान लिया आप इसमें पुट करोगे, S का वैल्यू है 24, ये पुट कर दिया, फिर 24 माइनस कितना 20, फिर 24 माइनस कितना 16, फिर 24 माइनस कितना 12। तो ये आपका वैल्यू क्या आएगा, ये हमने यहाँ पुट कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा इसका जो एरिया निकल के आएगा वो हो जाएगा 48। 48 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 8 × 3 = 24, यानी 8 × 8, तो ये हो जाएगा 24 में से 3 निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो वहाँ एक 3 बच रहा है 8 × 3 = 24 का, फिर ये × 4 है और यहाँ से भी 4 × 3 = 12 कर लेते हैं, तो 4 × 3 = 12। अब इसमें से सब पेयर बन रहे हैं तो बाहर निकलेंगे तो एक 8 आएगा, एक 3 आएगा और एक 4 आ जाएगा। तो 8 × 3 = 24, 24 दूना 48 दूना के 96, ये 96 आ जाएगा। अब इसका एरिया आपका ADC का आ गया। ऐसे ही आप निकाल लो दूसरे वाले का भी एरिया ACD का निकाल लो। तो ACD का जब आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ, लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सॉरी ABC। तो ये ABC का एरिया देखो निकाल लेते हैं, वो कैसे आएगा, यहाँ से आप S कैलकुलेट करोगे ABC के लिए तो 10 + 10 + 12/2 यानी 20, 10, 30, 32/2 यानी 16 हो जाएगा। तो एरिया हमारा कैसे निकल के आएगा, 16 × 16 - 12, 16 - 10, फिर 16 - 10। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 16 × 4 × 6 × 6। ठीक, यहाँ पे भी 6 ही आ जाएगा। तो अब इसमें देखो पेयर बनाते हैं, पेयर बनाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 6 निकल के आ जाएगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आ जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो 6 दूना 12 चौक 48, 48 आपका आ जाएगा। तो 48 हमारा कुल हमको निकालना क्या है, ABCD का एरिया निकालना है। तो अभी हमने यहाँ निकाला था 96 और यहाँ कितना निकाल लिया 48। तो 96 + 48 आप सम करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये गलत है। आयत के विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी हमेशा नहीं होगा, ये गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों असत्य हैं। ठीक, बराबर पहले वाले में समचतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं, ये सही है। ठीक है, लेकिन आयत के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे नहीं काटते हैं, वो क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि एक थैले में 5 लाल और 8 हरी गेंदें हैं। तो 5 लाल और 8 हरी गेंदों की अगर बात की जा रही है तो कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया, एक थैला पकड़ा, कैसे, जो भी है, एक हमने थैला पकड़ लिया ऐसे। ठीक, इस थैले में क्या बोला जा रहा है कि 5 लाल यानी 5 रेड और 8 ग्रीन बॉल है, हरी। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है। तो रेड बॉल होने की प्रायिकता 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 8, 5/13, 5/13 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। यानी जो भी फेवरेबल इवेंट रहता है वो डिवाइड बाय टोटल इवेंट, तो 5/13 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासा मतलब एक पासे में कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेकर के 6 तक होता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 6 किसी बार भी नहीं आए। ठीक, तो किसी बार भी नहीं आया मतलब पहली बार में भी 2 पासे फेंके जा रहे हैं, एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, पहली बार भी वही और दूसरी बार भी 1 से लेकर के 6 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कुल वैल्यू क्या आएगा, 36 आएगा, क्योंकि पहली बार 1 आए, दूसरी बार भी 1 आ सकता है, पहली बार 1 आए, दूसरी बार 2 आए, पहली बार 1 आए, दूसरी बार 3 आए, ऐसे ही लेकर के 16 तक। फिर और क्या हो सकता है, 21, 22, 23, 24 से 26 तक, ऐसे ही लास्ट तक हमारा क्या वैल्यू आएगा, ये 66 तक आ जाएगा, लास्ट तक 66। तो 36 हमारा कुल आ जाएगा। अब इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें एक बार भी 6 ना आए, तो एक बार भी 6 ना आने का मतलब क्या हुआ कि अगर जब आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो वो ऐसे टर्म्स आएंगे जहाँ पे 6 कितनी बार नहीं आएगा, एक बार भी 6 नहीं आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 आएंगे, यहाँ पे भी 5 आएंगे, यहाँ पे भी 5 आएंगे, यहाँ पे भी 5 आएंगे, यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक, और यहाँ तो सब 6 6 6 ही आएगा, तो 25/36 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले में सिर्फ एक भी 5 नहीं आने का मतलब क्या हुआ, 5/6, और दूसरे बार भी एक बार भी 5 नहीं आने का मतलब क्या हुआ, 5/6। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये भी तरीका है, दोनों तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह इससे प्राप्त होता है। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह मतलब ये हुआ, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76 में हमसे फार्मूला पूछा जा रहा है। सर फार्मूला क्या होता है, 3 गुणे माध्यक बराबर, यानी बहुलक बराबर हम लोग लिखते हैं, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, बहुलक को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यक। तो ये बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, उस गोले का आयतन क्या है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का आयतन निकालना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी 4 × 22 डिवाइड बाई 7 × r² बराबर 1386। ठीक, तो r² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1386 × 7 बट्टा में 4 × 22। ठीक,
तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये 11 से कैंसिल होगा, ये 11 22 हो जाएगा, और 11 एकम में 11, 2 28, 11 दूना 22, 11 छः के 66। ठीक, फिर इसको आप कैंसिल करोगे तो 6 और 3 63 हो जाएगा। तो 63 गुणे 7 बटा में 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, ये तो r का वैल्यू हुआ ना, तो अभी r का वैल्यू r स्क्वायर का वैल्यू हुआ, तो r स्क्वायर बराबर 7 9 63, यानी 7 गुणे 7 गुणे 9 बटा में 4। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, r का वैल्यू 7 गुणे 3 बटा में 2, यानी 7 तरीके 21 बटा में 2 हो जाएगा। हमसे पूछा ये जा रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और r का वैल्यू कितना होता है 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, r क्यूब हो गया। अब देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 7 तरीके 21, एक ये वाला 21 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये 2 किससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 11 बन जाएगा। तो हमारे पास 11 गुणे 21 गुणे 21 आ रहा है। तो मतलब ये हो जाएगा कि 21 गुणे 21 कितना होता है 441, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 5 8 और 4 4 8 5 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 78 में क्या बोला जा रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाकर 11 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाया जा सकता है। तो क्या किया हमने कि पहले तो ये जो डायमेंशन दिया हुआ है इसको हमने एक यूनिट में चेंज किया। तो व्यास दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मोटाई मिलीमीटर में दिया हुआ है, यानी इसको हाइट बोल सकते हैं, 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो 2 मिलीमीटर का मतलब ये हुआ कि ये 2 इंटू 10 टू द पावर, या इसी को आप क्या लिख सकते हो 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर हाइट हो गया। ठीक है, तो अब इसको बोला जा रहा है कि इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, एक घनाभ बनाया जा रहा है। तो पहले तो ये जो ये बनेगा, ये जो पिघलाया जा रहा है ये क्या बनेगा, एक सिलेंडर का फॉर्म करेगा। ऐसे सिलेंडर पिघलाया जा रहा है, कितने सिक्कों को पिघला कर बोला जा रहा है कि इस डायमेंशन का एक घनाभ बनाया जाए। तो मान लिया n सिक्के होंगे, और ये पाई r स्क्वायर यानी 22 डिवाइड बाई 7 r स्क्वायर यानी 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू h यानी 0.2 इज इक्वल टू घनाभ का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 11 गुणे 10 गुणे 7 ये जाएगा। तो अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये 7 को कैंसिल करोगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक, और फिर इसके बाद इसको कैंसिल करोगे तो 0.1 हो जाएगा 2 से। फिर और क्या कैंसिल होगा, ये 2 को कैंसिल करोगे तो 11 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है n इंटू 11 गुणे 0.5 गुणे 35 गुणे 0.1 बराबर 11 गुणे 10 गुणे 7, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखो 11 से 11 इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सत्ते 70 बटा में 0.5 गुणे 35 गुणे 0.1। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों दशमलव को हटाने के लिए 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 100 से ऊपर नीचे दोनों जगह, तो ये हो जाएगा 7000 बटा में 5 गुणे 35, ये 0.11 बन जाएगा, 0.55 बन जाएगा। तो अब इसको आप कैंसिल करोगे तो 14 25 70 होगा ना, 1400 हो जाएगा। 5 से कैंसिल कर दिया, तो फिर से इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूना के 10 और 5 अट्ठे 40, 280 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको कैंसिल करेंगे 7 चौक 28 यानी 40 हो जाएगा। तो यानी आपका आ रहा है n का वैल्यू कितना 40 आ जाएगा।
तो 40 ऐसे क्यूबॉइड बनाए जा सकते हैं जो इस डायमेंशन के सिक्कों को पिघला करके बनाया जाएगा। ठीक, ये वृत्त है और इसकी एक जीवा है, मान लेते हैं ये कुछ ऐसे है, ये एक जीवा हो गया, इसका वृत्त का केंद्र ये है। तो क्या बोला जाए कि वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जीवा का मान लो हमने नाम दे दिया ए बी, और ये है ओ ए, मान लो ओ ए, और ऐसे ही मान लो ये ओ बी है। ठीक, वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब क्या हुआ, ओ ए, ओ बी और ए बी ये तीनों इक्वल होंगे। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण कितना होगा। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण कितना होगा। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों बराबर है तो ये क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब जब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो सारा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब 300 डिग्री जब हो जाएगा तो इसके द्वारा जीवा द्वारा लघु चाप के बोला जा रहा है ना, तो लघु चाप के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण कितना होता, इसके द्वारा बनाया गया कोण, ये यहाँ पे मान लो अगर बना रहा होगा तो ये कोण पूछा जा रहा है हमसे। तो अगर ये 300 है तो ये जो कोण आएगा, मान लो इसको मैंने ए पी बी बोल दिया, ए पी बी, तो एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा, जो ये सेंटर पे बनाया गया कोण है 300 डिग्री, उसी का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए 80 वाले में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो साइन ए का मान क्या बोला जा रहा है कि कभी 1 से अधिक नहीं होता है। साइन ए का मान कभी एक से अधिक नहीं होता, ये सही है, ये 1 या 1 से कम ही होता है। ठीक, सेक ए का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है, ये भी सही है। साइन 90 माइनस ए और सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए आएगा। अच्छा, नीचे वाला भी देख लो, ये फार्मूला ही गलत लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो ये गलत लिखा हुआ, यानी यही सही होगा। तो फिर सी वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि फार्मूला ये वाला जो लिखा हुआ डी वाला, वो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो वहाँ प्लस लिखा हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक, 81 में देखिए निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य पूछा जा रहा है। तो साइन ए प्लस बी व साइन ए प्लस बी तो नहीं होता, ये गलत है। साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है जब थीटा 0 से 90 डिग्री में बढ़ता है। तो 0 से 90 डिग्री में ये बिल्कुल 0 से 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है, तो थीटा का मान बढ़ता जाता है, तो साइन का मान बढ़ता है, तो ये सही है, बी वाला ऑप्शन। कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, कॉस थीटा का मान ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो ग्राफ नहीं आता है तो आप क्या करो, वैल्यू देख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री केस में क्या होता है, साइन का मान बढ़ता जाता है और कॉस का मान घटता जाता है। ठीक, तो यानी बी ऑप्शन सही है। 82 में क्या बोला जा रहा है कि कॉट ए प्लस बी का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, यानी कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो 1/√3 का मतलब कितना हुआ, 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। ठीक, कॉट 60 का मान ही तो 1/√3 होता है, मतलब a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, और उसके बाद पूछा जा रहा है कि कॉट a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 है, तो a माइनस बी का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, π/6 के। ठीक, तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया π/6। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, a और b का मान क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 + 30 90 डिग्री हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। जब a का वैल्यू 45 डिग्री हो गया तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी तो हमारा कितना 60 आ रहा था, तो b हमारा आ जाएगा 25 डिग्री, 15 डिग्री आ जाएगा, सॉरी। तो b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। तो 45 और 15 आएगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मान लो एक मीनार ऐसे खड़ा होगा, ठीक, और एक सीधा राजमार्ग है ये जो हमने बनाया है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। तो ये हो गया मान लो 30 अंश का अनुमान कोण कैसे बन रहा होगा ये, ठीक, ये 30 अंश का अनुमान कोण बन रहा होगा तो यहाँ 30 बन जाएगा। ठीक, जो मीनार की ओर एक समान चाल से आ रही है 10 सेकेंड बाद अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी कुछ ऐसे यहाँ 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। अगर मैं ए बी सी और डी बोलूँ तो डी सी डी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें 10 सेकेंड लगा। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, यानी इसका टाइम पूछा जा रहा है, सीढ़ी का टाइम पूछा जा रहा है। मान लो ये हाइट हमारा h होगा, ठीक है, और ये है हमारा 60 डिग्री। और अगर मान लें समय की बात किया जा रहा है तो ये हमने डिस्टेंस इसको x मान लिया और इसको कुछ देर के लिए y मान लेते हैं। तो अगर मैं tan 60 की बात करूँगा, यानी त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, h डिवाइड बाई x आ जाएगा। ठीक, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, तो ये हो जाएगा h बाई एक्स। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, x √3 हो गया h का वैल्यू, हाइट हमारा ये आ गया। ठीक, अगर मान लेते हैं मैं त्रिभुज ए बी डी की बात करूं तो tan 30 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x √3 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 और √3 हो जाएगा। तो ये वाले x को इधर लाओ तो 2x बराबर कितना हो जा रहा है, y हो जा रहा है। ठीक, ये हमको पता चल गया। तो अब अगर मान लो डिस्टेंस हमारा पता चल गया कि अगर मान लेते हैं ये x का वैल्यू जितना ये 10 सेकेंड में लग रहा है, C से D तक अगर मान लेते हैं 10 सेकेंड में आ रहा है, ठीक, और एक समान चाल से चल रहा होगा, हम ये मान के चल रहे हैं, तो जो y है वो x का 2 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C से B तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा। भाई y का वैल्यू 10 सेकेंड है, यानी ये 10 सेकेंड में आ रहा है। ठीक, तो अगर मैं x का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा, y/2 ना आएगा। तो y/2 मतलब टाइम ही तो आधा ही लगेगा, क्योंकि एक समान चाल से चल रहा होगा। तो ये 5 सेकेंड आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी AP के 5वें और 15वें पद यानी T5 20 है और 15वां पद -20 है, तो AP का कौन सा पद शून्य होगा, यानी Tn बराबर मान nth पद होगा, तो वो nth पद हमको कैलकुलेट करना है। तो किसी AP में मान लेते हैं, जिस AP की बात किया जा रहा है उसका प्रथम पद A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो फिफ्थ टर्म निकालोगे तो A + 5 - 1 × D बराबर 20, तो ये क्या हो जाएगा, A + 4D बराबर 20। और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो A + 15 - 1 यानी 14D इज इक्वल टू -20 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो दोनों को माइनस कर दो, तो A + 14D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20। माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो ये A कैंसिल हो जाएगा, 4D - 14D कितना हो जाएगा, -10D। और इससे माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ रहा है ना सब, तो -10D और ये हो जाएगा 20 + 20 हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो D का वैल्यू कितना आएगा, -4 आ रहा है। तो जब D का वैल्यू -4 आ गया तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, A + -56 हो जाएगा। 14 × 4 = 56 -20, तो A का वैल्यू हो जाएगा 56 - 20 + 56,
तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, ए का वैल्यू 36 हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पद होगा जो शून्य होगा। तो मान लिया nth टर्म, तो tn बराबर ए का वैल्यू आपको पता चल गया 36 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -4। तो क्या आ जाएगा, 36 माइनस 4 n प्लस 4 बराबर 0। तो 36 और कितना हो जाएगा 4, 40 बराबर 4 n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो 6 दहा में 60 होता है और 6 6 के 36, 96 हो जाएगा। तो 96 के बाद पहला नंबर आएगा जो 6 से डिवाइड हो गया। 96 के बाद पहला नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, 102। तो 102 जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक, फिर 108 जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। फिर ऐसे ही डाट डाट करते करते 6 3 अंकों वाली संख्या पूछा जा रहा है। तो 3 अंकों वाली संख्या अगर डिवाइड करने की बात किया जाए तो आखिरी नंबर तो 999 होगा। 999 क्या 6 से डिविजिबल होगा, ये हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी हमारा 96 जो था डिवाइड था, चलो इसी को डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कि 6 से माने आखिरी नंबर हमारा कौन सा आएगा जो 6 से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 6 से, तो एक तो 1 टाइम्स आएगा, फिर 3 रिमाइंडर आएगा, 39 हो जाएगा, 6 6 6 3 आएगा, और फिर 19 हो जा रहा है। मतलब 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3 आएगा, फिर 36 हो जाएगा, 36 6 बार गया, और ये 3 बच रहा है, तो 39 6 6 36 3 बच रहा है। तो 3 बच रहा है, मतलब इससे माइनस कर दो। तो इससे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 996 हमारा जो नंबर आएगा वो 6 से डिविजिबल हो जाए, चेक कर लो। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 6 के 36 सॉरी 1 टाइम्स मान लो हमने इसको लेके चला गया, तो ये हो जाएगा 3, फिर 9 उतार लिया, फिर 6 टाइम्स, तो 6 6 के 36 3 बचा, फिर 36, फिर ये 6, तो 166 टाइम्स चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो आखिरी नंबर कौन सा होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा, तो वो होगा 996, 996 हमारा नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो उसको हमने यहाँ लिख लिया 996। अब हम लोग ये पूछा जा रहा है कि कितनी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो अब आप एक इसमें लिख लो, ये एपी है जिसमें प्रथम पद 102 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 6 दिया हुआ है, और आखिरी पद दिया हुआ है 996। तो फार्मूला लगा लेते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। Tn का वैल्यू दिया हुआ 996 इज इक्वल टू a दिया हुआ है 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 6। ठीक, तो ये हो जाएगा 996 को आप 102 से माइनस करोगे तो 894 हो जाएगा। 894 इज इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस 1, 6 से डिवाइड कर दो तो 6 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 894 डिवाइड बाई 6, 6 से डिवाइड कर दो तो ये आपका आ जाएगा 1 टाइम्स 2 बचेगा 29 हो जाएगा। तो 6 चौको 24 और 6 9 54, 149 आ जाएगा। तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 149 149। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 150, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 150, यानी सी ऑप्शन आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए 86 क्वेश्चन नंबर 86। तो ये आपको क्या करना है बेटा कि अगर आप सीरियल वाइज जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो आप क्या कर लो, उसको लिखते चले जाओ, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, आप अपने आप से इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब देखो जैसे मान लो n के किस मान के लिए 86 में क्या बोला जा रहा है, n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियाँ इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे। तो पहले मान लो हमने पहला सीरीज लिखा 51 53 55, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, और दूसरा सीरीज हमारा क्या लिखा हुआ है कि 1 5 9 एंड 13 एंड सो ऑन। इसके nवें पद यानी Tn, इसका भी Tn और इसका भी Tn दोनों बराबर होंगे। कब बराबर होंगे वही हमसे पूछा जा रहा है, यानी किस पद के लिए n के किस मान के लिए बराबर होंगे। तो मान लिया a प्लस यानी 51 प्लस n माइनस 1
इंटू डी, डी कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और ये इसके इक्वल आएगा। इसके लिए 1 क्या है, ए क्या है, प्रथम पद 1 है, तो ए प्लस n माइनस 1 और डी इसके लिए कितना है 9 माइनस 5 4 है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4n माइनस 4। ठीक, तो ये 50 माइनस 2 हो जाएगा 48 और 2n को इधर ला लो और 4 को इधर ला लो तो ये प्लस 4 हो जाएगा। तो 2n माइनस 4n माइनस 2n करोगे तो 2n हो जाएगा, तो 48 और 4 52 हो जाएगा। तो 2n बराबर 52, तो n बराबर कितना 26, तो क्या आ जाएगा 26 आंसर होगा, जिसके लिए दोनों के n मतलब tn nth टर्म बराबर होंगे और वो हमारा क्या आएगा 26 आएगा 26। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप क्या करो, जैसे मैं पहले बताया हूँ, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा से देखो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी Sn दिया हुआ कितना 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ, तो इसका सार व अंतर क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रथम पद निकाल लेते हैं, यानी प्रथम पद का योग एक तरह से बोला जाए तो प्रथम पद का मतलब प्रथम पद ही आएगा। योग कैसे निकलेगा, एक ही पद का वैल्यू सम कैसे निकाल सकते हो, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 4 माइनस 1 3 हो गया। अब दो पद का योग भी निकाल लो, तो S2 क्या आ जाएगा 4 इंटू n की जगह 2 माइनस 4, तो 4 दूना के 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 यानी 4 हो जाएगा। तो ये मान लो प्रथम पद निकल के आ गया और ये द्वितीय पद निकल के आ गया। हमको डी निकालना है, तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, एक हो जाएगा 4 माइनस 3, ये 8 माइनस 3 हमने लिखा है, कितना 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 में क्या हो जाएगा कि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। तो मूल पहले हम लोग द्विघात समीकरण लिख लिए, क्या चीज़ 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 के मूल। तो मूल निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर मान लो इक्वेशन ये दिया हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये आएगा। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी इसी का स्क्वायर करोगे तो 4 चौको 16 3 48 48 हो जाएगा माइनस। अच्छा, ये कैसे हुआ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अलग से कर लो ना, 4 रूट 3 मल्टीप्लाई कर लिया अलग से, तो ये 4 और 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 16, रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 16 3 48 आ रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आप देख करके करने की कोशिश करोगे ना तो हो सकता है नहीं समझ में आए, तो इसलिए आप कॉपी पेन ले करके, अगर मान लो हमने शॉर्टकट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कोई भी चीज़, तो उसको क्या करो आप एक बार खुद से पेन से ले उठाओ, कॉपी उठाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक, तो 48 माइनस क्या होता है 4ac होता है, तो 4 मान लो हमने यहाँ 4 लिखा, a का वैल्यू है कितना 4, ठीक, और c का वैल्यू कितना है 3 डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू है 4, बस यहाँ इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस 16 3 48, तो 48 माइनस 48 आ जा रहा है डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 0, तो 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 4 कैंसिल करोगे तो रूट 3 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू दोनों का जो वैल्यू आएगा वो रूट 3 आ जाएगा, इक्वल रूट आएंगे, इसका मतलब ये हुआ यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 4 8 हो जाएगा यहाँ, तो 8 हो जाएगा, तो जब आप डिवाइड करोगे तो रूट 3/2 आएगा यहाँ पे, ये रूट 3/2 आ जाएगा, तो दोनों रूट 3/2 आएगा, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, देखो अच्छा एक चीज़ और मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये कई बार क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, और आपका हो सकता है अगर हमारे पास ऑप्शन में दिया होता कि रूट 3 दिया होता तो मैं आंसर वही लगा देता। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी चेक करते रहना है कि हम कैलकुलेशन एग्ज़ाम टाइम में जब आप चेक कर रहे हो तो उस चीज़ों को आप एक बार ध्यान से देखोगे दोबारा कैलकुलेशन चेक करने का। या दूसरी चीज़ ये हुआ
कि प्रैक्टिस थोड़ा सा होना चाहिए चीज़ों का। अब बोलोगे सर आपका प्रैक्टिस नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। लेकिन जैसे होता है ना, कई बार छोटी छोटी चीज़ें एक आध क्वेश्चन में स्किप हो ही जाती हैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए बनाना है। आप बना करके आओगे 2 × 3 = 5 लिख के आ गए, और आप सोचोगे कि हमारा तो ये क्वेश्चन सही है। और ऑप्शन सबसे इसमें क्या होता है कि अगर आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा उसका गलत में, ऐसा होता है, और उसी को हम लोग लगा के आ जाते हैं। ठीक, तो उसका तरीका ये है कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू द मैथमेटिक्स, यानी मैथ को करना है, सीखना है तो सिर्फ करना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है कि ए बी एक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एक वृत्त का व्यास है। चलो बना लिया, ये है डायमीटर। पहली बार इतना प्यारा सर्किल बना है, देखो ए बी एक वृत्त का व्यास है, उसकी परिधि पर बिंदु सी इस प्रकार है कि ए सी परिधि पर, तो यहाँ कहीं सी है तो ए सी का वैल्यू दिया हुआ है और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो बी सी ए सी दे दिया गया, वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो अगर मैं ए बी निकाल लूँ तो हमारा तो काम हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये तो हो तो गया, हमारा फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर निकालना है, ए सी आपको 13, ए सी का स्क्वायर 13 हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, 36 3 39 49 हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू 49, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ठीक, ए बी का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, ये तो डायमीटर आया तो ये हो जाएगा 7/2। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 × 7/2 × 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 11 कैंसिल, तो 11 × 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/2। तो है कौन सा ये, यहाँ तो कहीं नहीं दिया। 38 दूना के 76 और 1 77 ये होता है सियाग। ठीक, नेक्स्ट देखिए 90 में, 90 वाले में क्या बोला जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे, कहाँ 2000 पिछले पेपर में किए थे। तो चलो पेपर में छोड़ते हैं उसको, ये हम लोग अगले पेपर में देखते हैं जो अभी सामने आया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए फार्मूला क्या होता है पहले वो देखेंगे। देखो 2x + 3y = 7 पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो अनेक हल के लिए क्या होता है, जो फार्मूला होता है, अगर मान लो मैंने 2 इक्वेशन लिखा a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 है, तो अनेक हल के लिए फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है a - b, b1 का वैल्यू है आपका 3 और b2 का वैल्यू है a + b, और c1 c2 आप अगर लिखोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो चाहे यहाँ लिख दो 7/3a + b - 2। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b का वैल्यू निकालना है। मुझे YouTube पर ये मिला। अब हमको a और b का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b का वैल्यू निकालना है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये क्या आ जाएगा 2a + 2b = 3a - 3b हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर 3a को 2a के साइड में लाओगे और इसको इधर में लाओगे तो 5b बराबर कितना हो जाएगा 2a - 3a - 2a a हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर आप सलूशन देख सकते हो यहाँ पे कि अगर a का वैल्यू रखोगे और b का वैल्यू रखोगे तो दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे 5 गुना होने चाहिए। तो मान लिया अगर आप a का वैल्यू 5 रखते हो तो b का वैल्यू क्या आना चाहिए
1, तभी तो इक्वल आएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो सी और डी दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, तो इसलिए मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो जाएगा 7a + 7b इज इक्वल टू कितना, 9a + 3b - 6। तो ये इधर आ जाएगा, तो 7a - 9b कितना हो जाएगा, -2a, और 7b - 3b कितना हो जाएगा, 4b + 6 = 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, -2 से एक्चुअली, तो a - 2b - 3 = 0। अब a का वैल्यू 5b के इक्वल रख दो, तो 5b - 2b = 3। 5b - 2b कितना होता है, 3b, तो 3b = 3, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब जब b का वैल्यू 1 आ गया तो a का वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आएगा। दोनों को बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, सज़ा ना हो। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ, सब मजाक की बातें हैं ऐसी, तो सीरियस मत लेना। सर प्यार करना गुनाह है, हम क्यों करेंगे ऐसा वैसा, सर मोटिवेट करना वैसे नहीं, जस्ट किडिंग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो दो समांतर रेखाएं, लो भैया हमने दो समांतर रेखाएं खींच दिया, रेल का पटरी, और एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद करती है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, बिल्कुल सही है कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि संगत कोण बराबर होते हैं, यानी सत्य की बात किया जाए तो सत्य तो हमारा पहला ही हो गया भाई, पहले ही सही है। फिर तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता, तो फिर छोड़ो क्या मतलब हम, बाकी ये समपूरक और होगा नहीं, पहला ही सही है। ठीक, 92 में आ जाओ। 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से 1.5 मीटर/सेकंड की चाल से चल रही है। तो एक खंभे के लगे, खंभा जो लगा हुआ, मान लो एक खंभा है, ठीक, और एक ये लड़की है जिसकी ऊंचाई कितनी दिया हुआ, 120 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल दोगे तो 1.2 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई वाली लड़की, एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से 1.5 मीटर/सेकंड की चाल से चल रही है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं बल्ब होगा, यहाँ पे, और इधर ये चल रही है, किधर साइड में, इस साइड में, इधर की दिशा में चल रही है। किस रेट से, 1.5 मीटर/सेकंड की रेट से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई 6 मीटर दिया हुआ, तो 4 सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। तो किसी समय ये पहुंचने के बाद, यहाँ तक पहुंचने के बाद उसको कितना टाइम लग रहा होगा, 4 सेकेंड, और उसका छाया कितना बनेगा, ये छाया ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ठीक। 4 सेकेंड के बाद यहाँ जा रही है, तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये P है मान लो। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि 4 सेकेंड बाद उस लड़की का छाया की लंबाई क्या होगी। तो छाया की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा, देखते हैं। तो पहले तो ये देखो कि ये 6 मीटर दिया हुआ है, ये 1.2 मीटर दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँ, मान लेते हैं ये हमारा जो डिस्टेंस होगा ये वाला, वो y मान लेते हैं, ठीक। तो जब ये y होगा तो उस केस में हमने क्या कर लिया, ये बड़ा वाला पहले त्रिभुज लिया, फिर छोटा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ। बड़ा वाला त्रिभुज मतलब ABD, और छोटा वाला त्रिभुज मतलब PCD ले लेते हैं, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएगा। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो मतलब मैं कर क्या सकता हूँ, कर ये सकता हूँ कि ये 1.4 जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, 1.5 मीटर/सेकंड का रेट से चल रही है, और जो स्पीड है इसका दिया हुआ है, तो दूरी तो निकाल ही सकते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हमने लिख लिया। तो चाल कितना दिया हुआ है, 1.5,
और समय 4 सेकेंड में दिया हुआ, 4 सेकेंड को हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में ही तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 सेकेंड में लिख लिया। वह 15 चौको 60 यानी 6.0 हो गया। तो डिस्टेंस इसका कितना आ गया, 6 मीटर ही आ गया। तो अब क्या करते हैं, अगर जो हमने सर्वांगसम प्रूफ किया है तो इसका मतलब ये हो कि बड़े त्रिभुज का भुजा बटा में उसी साइड में छोटे त्रिभुज का भुजा PC बराबर, फिर बड़े त्रिभुज का भुजा कौन सा आएगा, CD प्लस 6 मीटर डिवाइड बाई छोटे भुजा का CD यानी Y है जो। तो AB आपको दिया हुआ है कितना, 6, और PC भी दिया हुआ है कितना, 1.2 बराबर CD को मान लिया आपने Y माना था, तो Y प्लस 6 डिवाइड बाई Y। अब इसी को आप क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो 6y इज इक्वल टू 1.2y प्लस 12 छक 72 यानी 7.2 हो जाएगा। इसको इधर माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4.8y इज इक्वल टू 7.2। तो y का वैल्यू आ जाएगा 7.2 डिवाइड बाई 4.8 यानी 72 डिवाइड बाई 48। तो 24 दूना 48, 24 तीन 72, 3/2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1.5। अब देखो 93 में क्या बोले जा रहे हैं कि ये त्रिभुज ABC में AB का वैल्यू, BC का वैल्यू और AC का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सत्य हो सकता है। ठीक, तो देखो अगर एंगल B की बात किया जा रहा है तो इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो क्या 6 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। पहले मैं त्रिभुज ही बना लेता हूँ, ये लो, ये A, ये B, ये C। ठीक, तो AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3√3 दिया हुआ है, AC का वैल्यू दिया हुआ है 6 और BC का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो 36 बराबर 9 प्लस इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 9 3 तिली के 9 3 27 हो जाएगा। तो 27 और 9 36 हो रहा है, मतलब यस दिस इज करेक्ट, B इज 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है। और B के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी, तो 6 ही है। वैसे C भी 90 डिग्री दिया हुआ, A भी 90 डिग्री दिया हुआ, लेकिन B होगा क्योंकि B के सामने की भुजा क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, इसलिए B 90 डिग्री होगा और बाकी नहीं होगा। ठीक, ये भी आपको तरीका आना चाहिए कि कभी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन गलत है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ये पता लगा लीजिए कि उन 4 में से 3 गलत कौन से हैं, तो भी सही है। और कई बार ऐसा हमको करना पड़ता है कि आपको गलत आंसर हटाना पड़ता है। अगर सही आंसर नहीं मिल पा रहा है तो गलत आंसर हटाना पड़ता है, निकालना पड़ता है उसमें से। तो आपका क्या विचार है, केवल A सत्य है। x बराबर A का आलेख x अक्ष के समांतर होता है। x बराबर A कैसे लिखेंगे, x बराबर A होता है, तो x अक्ष के समांतर थोड़ी है, केवल A सत्य है। ठीक, 95 देखो, एक महिला और 2 पुरुष मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं एक महिला का एक दिन का काम 1/x इफ़िशियंसी एक्चुअली, और पुरुष का 1/y है। एक दिन की इफ़िशियंसी, काम करने की क्षमता 1/x 1/y है। तो क्या बोला जा रहा है कि एक महिला और 2 पुरुष मिल करके, ठीक, किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, फिर क्या बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो ये जगह 2x, या इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला जाए कि जबकि 3 महिलाएं, तो 3 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक अकेली महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा, ये जो हमने लिखा है, ये x जो होता है महिलाओं की संख्या है, तो 1/x करोगे तो वो क्या निकल के आ जाता है, वो एक महिला का इफ़िशियंसी निकल के आ जाता है। एक दिन का, एक्चुअली एक दिन का काम का इफ़िशियंसी निकल के आ जाता है। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, 1/x को p मान लेता हूँ, 1/y को q मान लेता हूँ।
इससे क्या होगा, इक्वेशन हमारा सिंपल फॉर्म में बन जाएगा जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी p प्लस, पढ़ते तो ये भी हैं, तो p प्लस 2q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व कर दो, माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे। p माइनस 3p कितना हो जाएगा, -2p, और इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। ठीक, तो p का वैल्यू 1/8, वो भी माइनस में, प्लस में आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो 1/8 हो जाएगा। तो p का वैल्यू 1/8 आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 8, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया, एक अकेली महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी, तो 8 दिन में। x का वैल्यू ही तो पूछा गया था, अकेली महिला, तो उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर डालेगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि k की किस मान के लिए कोई हल नहीं है। तो नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो दोनों लाइन होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होनी चाहिए। अगर कोई भी दो लाइन इस तरीके से है तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आता है। तो समीकरण क्या दिया हुआ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 और k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक, तो अब जब नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है, ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है। तो मैंने क्या कर लिया, 1/k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2k हो जाएगा, तो k का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू इस केस में तो 2 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि किस चतुर्थांश में बिंदु ये और ये क्रमशः स्थित हैं, यानी जो पॉइंट दिए हुए हैं वो क्रमशः किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो देखो, पहला ऐसे देखो आप, ये प्लस माइनस होता है, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। तो प्लस माइनस चतुर्था, पहला चौथा चतुर्थांश दिया, या तो सी या तो डी। अब उसके बाद तीसरा हो जाएगा, तो तीसरा चतुर्थांश ये दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये सही है, ये गलत है। ठीक, 98 देखो, बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी। ये 3 बिंदु हैं, इनको मिलाने से तो कौन सा त्रिभुज बनेगा। चलो मान लिया हमने ये 3 पॉइंट ले लिया, ए, बी और ये सी। तो ए का कोऑर्डिनेट है आपका 4, -1, बी का कोऑर्डिनेट है 5, 3 और सी का कोऑर्डिनेट है 6, -1। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी आप निकालोगे तो क्या आएगा, 4 - 5 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 - 3 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी √17 आ रहा है। ए बी आ गया, फिर बी सी निकाल लो। तो बी सी निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 - 6, वहाँ भी -1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 4, यहाँ भी आ जा रहा है, 4 का स्क्वायर 16, √17 आ जाएगा। ऐसे ही सी ए निकाल लेते हैं। तो सी ए निकालोगे तो 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1 + 1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, यानी कैसा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि ये जो शून्यक दिए हुए हैं 2 ठो, ठीक, क्या बोला जा रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है कि शून्यकों में से एक शून्यक 2 है, तो अन्य 2 शून्यक क्या होंगे। तो एक शून्यक अगर दिया हुआ है तो आप या तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर लो, या आप इसको डिवाइड कर लो। क्या करते हैं, x³ - 4x² + 5x - 2 दिया हुआ है। तो इसका तरीका ये है कि आप ये अगर x = 2 एक शून्यक है तो x - 2 इसका एक फैक्टर होगा। तो x - 2 से आप डिवाइड कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, x² टाइम्स। तो ये हो जाएगा x³ और -2x²। सॉल्व करोगे, माइनस करो तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये +2 और ये -4 कितना हो जाएगा, -2x² + 5x - 2। फिर कितने टाइम्स, -2x टाइम्स। तो -2x²
और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4x हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 5x माइनस 4x x हो जाएगा, x माइनस 2 और प्लस 1 टाइम्स। तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है। x माइनस 2 दोबारा आपका 1 टाइम जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ रहा है, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, 1 और 1, तो 1 और 1 ही आएगा, सिंपल। ठीक, आखिरी क्वेश्चन आज का क्या दिया हुआ है कि ये इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला से आप निकालोगे, तो देखो नॉन जीरो टर्म्स अगर डेसिमल के बाद देखोगे तो 2 जीरो आ रहे हैं। या इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है पता है, अगर x इज इक्वल टू 0.001 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आप क्या कर लो, पहले 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 1000 x बराबर कितना हो जाएगा, 1.001001 एंड सो ऑन, ऐसे ही। अब फिर आपने क्या कर लिया, इन दोनों को माइनस कर दिया। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो 1000 माइनस x कितना हो जाएगा, 99x, और ये आपका बन जाएगा, इन दोनों से ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करोगे तो इसके बाद सब जीरो हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1/999 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। तो ये भी तरीका है कैलकुलेट करने का।